सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सही होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले क्लास 4 का पर्यावरण और हम। क्लास 3 का कंप्लीट हो चुका है। आज क्लास 4 का पर्यावरण और हम लेकर आया हूँ। जितने भी इस क्लास 4 में ईवीएस में जितने भी चैप्टर होंगे, जितने भी इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सही होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, उस सबको हम डील करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रंग बिरंगे खिलते फूल। तो फूल है, इसमें बोला गया लाल और पीले फूल खिलते, रंग बिरंगे फूल, इन दोनों से सतरंगे दिखते प्यारे प्यारे फूल। तो इसमें एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, इस साइज में कुछ बनाने के दिया गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, बोल रहा है दिन में खिलने वाले फूल का नाम बताइए। तो दिन में खिलने वाले फूल का नाम है गुलाब है, गेंदा है, सूरजमुखी है, चमेली है, अड़हुल है, डेजी है और कमल है ना। और ये होगा दिन के लिए, है ना। अब रात के लिए चलते हैं। रात के लिए चमेली है, रात रानी है, जूही है, धतूरा है, परिजात है, मोगरा है ना। ये सब क्या रात में खिलते हैं। और कुछ फूल ऐसे हैं जो मौसम के अनुसार से खिलते हैं। जैसे कि सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूल है गुलाब है, रात रानी है, मोगरा है, गुड़हल है। गर्मी के मौसम में खिलने वाले हैं गेंदा है, सूरजमुखी है, सदाबहार है, गुल मेहंदी, है ना। और बरसात के समय में रेनी सीजन में है रेन लिली, लेंटाना है। लेंटाना जो खास कर दीवारों को सजाने में और बगीचों को सजाने में काम आता है। मोगरा है, गुड़हल है। अपराजिता है, साल भर जो हमेशा जो पूरा ईयर भर, है ना, जो पूरा ईयरली खिलता है, उसके नाम जानते हैं। अपराजिता है, गुलाब है, गेंदा है, अपराजिता है, गुलाब है, लेंटाना है और जैस्मिन है। जैस्मिन का तेल खास करके जैस्मिन का फ्लावर का यूज़ खास करके ना फ्रेगरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब है पेड़ पर खिलने वाले फूल। ऐसे फूल जो पेड़ों पर खिलते हैं, उसमें से है अमलतास है ना, कचनार है, गुलमोहर है और जरूल है ना। चलिए, अब है झाड़ीदार पौधों पर खिलने वाले फूल। झाड़ीदार पौधों पर खिलने वाले फूल, उसमें झाड़ीदार में है गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, अड़हुल है। और लताओं में जो लती के दूसरे पेड़ के सहायता पर जो क्रीपर जिसको बोलते हैं, दूसरे पेड़ के सहायता से जो आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं। चलिए, जैसे बसंत गालती, बसंत गालती नहीं, बसंत मालती है। बसंत मालती, बसंत मालती। ठीक है। और दूसरा पेड़ कृष्ण बीज है, जिसको ब्लू मॉर्निंग भी कहा जाता है ना। तीसरा है अपराजिता बेल है, चौथा है बेला चमेली। ये सब क्या होता है, लताओं पर दूसरे पेड़ के पौधों पर विकास करते हैं। और ऐसा पेड़ पौधा जिनका फूल नहीं खिलते उनको बोलते हैं। वैसे मांस का ट्री है जिसमें क्या होता है, फ्लावर नहीं होते हैं। चीड़ का पाइन प्लांट होता है जिसमें क्या होता है, नहीं होते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं। अब देखिए, अब फ्लावर की जब बात हो रही है तो
तो क्यों नहीं कुछ चीज़ और जान लिया जाए। सबसे बड़ा फ्लावर और सबसे छोटा फ्लावर, सबसे बिगेस्ट फ्लावर का नाम है रफेसिया अर्नोल्डी, है ना। खास है कहा जाता है, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा में पाया जाता है। इसका मेन ओरिजिन क्या है, इंडोनेशिया कंट्री के सुमात्रा में, है ना। सुमात्रा आइलैंड भी है, सुमात्रा हो गया, बाली हो गया, ये सब क्या है, इसका संबंध हमारे इंडिया से बहुत प्राचीन काल से ही है, क्योंकि भारत के कुछ प्राचीन राजा क्या किए थे, यहाँ पर अपना आधिपत्य साबित किए थे, यहाँ पर इसको अधिग्रहण किए थे, है ना, जीत कर। चलिए, सबसे बड़ा हो गया रफेसिया, है ना, अर्नोल्डी। और सबसे छोटा में अगर बात किया जाए तो है ओल्फिया है, बहुत छोटा है। आपको दिख ये भी क्या फ्लावर ही है, ये सबसे बड़ा फ्लावर, सबसे छोटा फ्लावर है, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट। ठीक, देखिए इसका आकार कैसा होता है। और इस रफेसिया के बारे में बताया जा रहा है, इसका जो स्मेल होता है, फ्रेग्रेंस होता है, बहुत ही गंदा होता है ना। जैसा कोई मरा हुआ जीव कोई मरा होता है ना, लाश की तरह, इसको मित्र इसे लाश फूल भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसका जो स्मेल है लाश की तरह इस गंदा स्मेल करता है, ताकि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं और जो जीव जंतु जो मांस खाते होंगे उसका अट्रैक्शन क्या होता है, फ्लावर की ओर होता है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 2 है, कोई देता अंडा तो कोई देता बच्चे, है ना। देखिए इस चैप्टर में बस एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे जीव जंतु जिसके कान बाहर दिखाई पड़ते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक ना। और जिससे कान दिखाई नहीं पड़ते, जैसे कि बर्ड हो गया, है ना, इसे कान बाहर दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो ये क्या जिस जीव के कान बाहर दिखाई नहीं पड़ता क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। चलिए, और एक साथ में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देखने को मिला था, कौन से जीव के बच्चे का नाम, बच्चे को क्या बोलते हैं। जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं, भैंस के बच्चे को भी बछड़ा ही बोलते हैं, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं, है ना। सूअर के बच्चे को छौना बोलते हैं, और मनुष्य के बच्चे को शिशु बोलते हैं, शेर के बच्चे को शावक बोलते हैं। ये सब क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है ईवीएस में। अब बोला एक बार में एक बच्चे देने वाला जीव, हाथी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गई, सब एक बार में एक बच्चे देते हैं। एक बार में एक से अधिक बच्चे देने वाले जीव, बकरी है, कुतिया मतलब कुतिया फीमेल, सुअर, इसे क्या एक बार में बहुत ज़्यादा 5, 6, 10 देते हैं। ये 3 से 4, 6, 7 या 10 बार देते हैं सुअर एक बार में। अब बोल रहा है बच्चे देने वाले जीव, जैसे कान क्या होता है, बच्चे देने वाले जीव के कान बाहर दिखाई देते हैं, है ना। अंडे देने वाले जीव के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ चलिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बत्तख अंडा, मुर्गी बत्तख अंडा देते, गाय बकरी देते बच्चे। एक बच्चे परिवार में देखे लगते कितने अच्छे, कुतिया को हमको पिले देते, है ना। चोर देता है छौना, सांप छिपकर अंडे देते, सांप छिपकली अंडे देते, क्योंकि सांप और छिपकली क्या होते हैं, कान बाहर दिखाई नहीं होते हैं। डॉल्फिन के बच्चे पानी में दौड़ लगाते, चमगादड़ के उड़ते बच्चे उड़कर अंधेरे में धूम रहते। चमगादड़ के पास क्या कान होता है, और कान होने के कारण क्या होता है, चमगादड़ बच्चे जम देते हैं। अब हड़बड़ में गड़बड़, इसमें इम्पोर्टेंट है, हाँ, कान बाहर दिखाई देते हैं, भैंस है, जिराफ है, चीता है, सुअर है, हिरन है, हाथी है, ये सब लिस्ट दिया, उसमें चूज़ करना है। जैसे कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, मछली हो गया, मेढक हो गया, चिड़िया हो गया, कौवा हो गया, सांप होगा, छिपकली से कान बाहर दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर 4 में, त्यौहार से संबंधित है। और त्यौहार में बोल रहा है चूहा दही तिलकुट कब खाते हैं, तिल संक्रांति में खाते हैं, रोटी मैदा केक कब खाते हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे दिन, है ना। खिचड़ी उसी चूहा दही दिन खाते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या है,
हाँ, खाना की जब बात चल रही है तो जितने गवर्नमेंट स्कूल है उसमें क्या होता है, अभी मिड डे मील योजना, पोषण 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 योजना चल रहा है, मध्याह्न योजना। तो मध्याह्न योजना में क्या होता है, एक शेड्यूल दिया गया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, जो उक्त तिथि को वही चीज़ खिलाया जाएगा। ये सोमवार हो गया, सोमवार को क्या होता है, चावल होता है, मिश्रित दाल प्लस हरी सब्जी, है ना। और मंगलवार को जीरा चावल प्लस सोयाबीन आलू सब्जी। और बुधवार को खिचड़ी। देखिए, बुधवार और शनिवार को खिचड़ी है ना। ये खिचड़ी इतना याद रखने की जरूरत है। सोमवार और बृहस्पतिवार चावल, 2 दिन चावल। और मंगलवार और शुक्रवार जीरा चावल सोयाबीन चावल पुलाव छोला और फल। ये सब पूछा जा सकता है। खिचड़ी सीधा पूछ देगा मध्याह्न PM पोषण योजना के तहत बिहार का सरकारी स्कूल में खिचड़ी कौन कौन से दिन खिलाया जाता है। तो हो जाएगा सोमवार नहीं, बुधवार और शनिवार। बुधवार शनिवार क्या हो जाएगा, खिचड़ी खिलाया जाता है। और इसमें आते हैं एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, बहुत लोग फोटो देख कर समझ गए होंगे और पढ़ कर समझ गए होंगे ये फोटो किस चीज़ का है ना। देखिए, सिख धर्म में कितने हुए, 10 गुरु हुए, है ना। जो कि 10वें गुरु हमारे पटना के ही बिहार का पटना में ही उनका जन्म हुआ था। सिख के 10वें गुरु थे गुरु नानक जी, गुरु गोविंद जी, है ना। जिनका मंदिर क्या है, पटना सिटी के तख्त हरमंदिर साहब में स्थित है ना। पटना सिटी जो पटना के उत्तरी पूर्वी भाग में है ना। सिख के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है ना। पटना साहिब जहाँ सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है, जहाँ श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जिसको लंगर कहा जाता है ना। लंगर का फोटो देखिए, यहाँ भी फोटो दिया हुआ है और यहाँ भी एक अलग से हम डाल दिए हैं। देखिए, लंगर का रियल फोटो है ना। एक बार 2 बार मैं भी यहाँ गया हूँ, जब लंगर में गया हुआ हूँ। चलिए, ये देखिए, लंगर में क्या होता है, इतना सेवा भाव होता है, सब लोग अपना सेल्फ दूसरे की सेवा करते हैं। अगर जो खा लेते हैं वो खुद साफ करते हैं और दूसरे का बर्तन साफ कर देते हैं, है ना। कुछ जितना काम होता है सब लोग सहयोग से काम करते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल स्टाफ नहीं है ना। खाना खाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कुछ भी करने के लिए कोई स्पेशल स्टाफ नहीं है। सब लोग जिसको जो मन है अपना सेवा भाव से कर देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, देखिए, जैसे गेट पे एंट्री कीजिएगा उसका पहला लुक क्या है मंदिर का, यही है। ऐसा ही बहुत ही सुहावना लगता है। ये हमारे हुए गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख के 10वें गुरु हुए, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, पाहुल नामक त्यौहार शुरू किया था और खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है सिख के 10वें गुरु कौन थे, है ना। और सिख के कितने ककार होते हैं, तो 5 ककार होते हैं। 5 ककार में क्या क्या आता है, केस है, कंघा है, करा है, कृपान है और कच्छा है। केस रखा जाता था ऋषि मुनि, हमारे भारतीय संस्कृति में का था, ऋषि मुनि केस रखते थे। कंघा होता है केस साफ करने के लिए, करा होता है ना, संयम रखने के लिए, कृपान होता है आत्मरक्षा के लिए, कच्छा होता है स्फूर्ति। कच्छा का सिंबल क्या है, स्फूर्ति, है ना, स्फूर्ति के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मंदिर है गुरु गोविंद सिंह का जो पटना में, उसका नाम क्या है, तख्त हरमिंदर साहिब। अब आगे बात, स्वाद अलग अलग। चलिए, स्वाद अलग अलग में स्वाद का मेन जानने का मेन सोर्स क्या है, हमारा टंग है, जीभ है ना। टंग के माध्यम से क्या करते हैं, हम स्वाद जान पाते हैं।
ठीक है ना। तो देखिए जीभ का जो पूरा क्या पूरा जीभ है ना, ये सबसे आगे वाला भाग है ना। आगे वाला भाग को का टेस्ट का कौन सा टेस्ट सेंस करता है, वो मीठा सेंस करता है। और ये क्या हुआ था, एक बार 2020 के बीपीएससी एग्जाम में क्या पूछा भी हुआ था, जीभ का सबसे पिछला भाग कौन सा टेस्ट सेंस करता है ना, कौन सा टेस्ट महसूस करता है, तो वह तीखा और कड़वा है ना, इसको तीखा कड़वा भी कहते हैं। 2020 के बीपीएससी एग्जाम में जब मेरा सेंटर हाजीपुर में पड़ा हुआ था। चलिए, सबसे आगे मीठा होता है, सबसे पीछे कड़वा होता है, और मीठा के बाद नमकीन होता है। देखिए सबसे पहले मीठा है, उसके बाद नमकीन है, उसके बाद खट्टा होता है ना, और उसके बाद क्या है, कड़वा है। चलिए इस बात को एकदम ध्यान में रखना ही इसको, ये भी आई है, ठीक है। ये हो गया जीभ के लिए। अब आगे चलते हैं। अब जीभ हो गया, अब दांत की अब बारी आ गई। देखिए दांत में क्या है, मेनली 3 प्रकार से हमारे मुंह में बनावट है नेचुरली। उसमें से पहला है इंसीजर, इसका नाम होता है कृंतक। हाँ कृंतक, इसका काम होता है काटने का काम होता है। जैसे रोटी खाते हैं, कुछ और चीज़ खाते हैं, उसको काटने का काम क्या करता है, कृंतक करता है। अब उसके बाद है रदनक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैनिन बोलते हैं। इसका काम होता है चीरने फाड़ने का काम होता है। यहाँ पर क्या नुकीला होता है, इससे काम होता है किसी चीज़ को मांस को या किसी चीज़ को चीर कर खाना। क्या है, मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है, शाकाहारी और मांस दोनों खाते हैं, इसलिए इसे सर्वाहारी बनाया गया है ना। और इसका जो एडेप्टेशन, मांस का जो तीस का जो एडेप्टेशन भी क्या है, दोनों चीज़ खाने के लिए पर्याप्त है ना। तो जब मांस खाना होता है तो इसे चीर फाड़ कर खाते हैं जो लोग मांसाहारी हैं। और उसके बाद है चबर्णक। क्या काम होता है, चबाना। किसी जो भोजन खाते हैं उसको चबा कर खाने में काम आता है, जो सबसे पीछे होता है, ठीक है। देखिए यानी काटने के लिए, छीलने के लिए और चबाने के लिए देखिए चौड़ा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और छूट रहा है। देखिए दांत जो है ना, जो अगर दांत ही इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है ऊपर, दूसरा, तीसरा। जो पहला भाग होता है उसको क्राउन बोलते हैं, है ना, सबसे ऊपरी भाग। वो क्या होता है, अपर पार्ट का जो लेयर होता है दांत का, जो सबसे ऊपर वाला जो बोन होता है लेयर, वो क्या होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हमारे जो दांत का सबसे ऊपरी पार्ट है, उसको वही होता है। उसके बाद आता है दांत का नेक होता है, उसके बाद दांत का रूट होता है, जो कि भेन से जुड़ा हुआ, यहाँ से जो भेन से जुड़ा होता है ना। अब आगे चलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पहले कमिटमेंट कर चुके हैं, जितने भी जो सिर्फ इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उसी को हम डील करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है 6 माह के बच्चा या बच्ची के पास कितने दांत होते हैं। देखिए जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो दांत उनके पास होते हैं, बस दिखाई नहीं पड़ते हैं, है ना। तो जो बच्चे 6 माह के जो बेबी होते हैं, उसके पास 20 बेबी टीथ होते हैं, जो दिखाई देने शुरू होते हैं 6 माह बाद, या किसी में 8 माह बाद, किसी के साल भर बाद कहते दिखाई देना शुरू होते हैं। लगभग 6 मंथ 8 मंथ के बाद है ना, बच्चे को एक दांत दिखाई पड़ना, बाहर दिखाई पड़ना शुरू होता है, लेकिन अंदर में दांत होते ही हैं। 20 बेबी टीथ होते हैं। और 2 से 3 साल के बच्चे के पास 20 दांत जो बाहर दिखाई पड़ते हैं, ये दिखाई देने वाले दांत है। क्या है, ये दिखाई देने वाले दांत हैं। 8 से 9 वर्ष की उम्र में क्या होता है, 24 दांत आते हैं, ये भी दिखाई देते हैं। और 21 साल के बाद है ना, 8 से 9, देखिए 8 साल तक है ना, क्या जितने भी बेबी टीथ होते हैं वो बढ़कर, कुछ टूट कर, कुछ नए भी आना और नए भी आते हैं, है ना। 5 से 7 से 8 साल के बीच में वो नए भी दांत आना शुरू होते हैं टूट कर दोबारा, है ना। देखिए अब क्या है, हम जानते हैं जो मनुष्य का होता है, एक पहला दांत
दूध का दांत टूटता है, मतलब जो बचपन का दांत टूटता है बेबी टीथ, और फिर दूसरा दांत जमता है जो हमेशा परमानेंट होता है। क्या इसे मनुष्य के साथ होता है या किसी और जीव के साथ होता है? देखिए, तो इसके ऊपर डील करते फिर आगे बढ़ते उस टॉपिक को। तो 21 साल के बाद क्या होता है, 32 दांत मनुष्य के पास हो जाता है ना। मोलर, और क्या होता है मोलर टीथ, पहले पहले प्री मोलर था, है ना, प्री मोलर, अब क्या होता है मोलर टीथ में आना शुरू हो जाता है, जिसको अकील चौक हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह हमारे दांत होते हैं उसी तरह जानवरों के भी दांत होते हैं। सही बात है, उनके दांत भी गिरते हैं। कुछ जानवरों जैसे घोड़ा और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार गिरते हैं, है ना, उसकी जगह फिर नए दांत आते हैं। लेकिन सांप और मगरमच्छ अपनी दांत में कई बार दांत बदल सकते हैं। देखिए, सांप और मगरमच्छ कई बार दांत, जब उसका दांत टूट जाएगा उसका दांत क्या हो जाएगा, फिर नया आ जाएगा। जैसे कि छिपकली का जो पूंछ होता है, एक बार टूट गया फिर क्या होता है, टूटता है, फिर क्या होता है, फिर नया न्यू बॉर्न हो जाता है, न्यू ग्रोथ हो जाता है, बॉर्न नहीं, है ना। तो शेर और घोड़ा का दांत क्या होता है, एक बार मनुष्य की तरह टूटता है, फिर नया पुराना टूटता है और फिर नया आता है। और सांप और मगरमच्छ के दांत क्या होते हैं, कई बार टूटते हैं और कई बार बदल सकते हैं। चलिए, हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में है हरियाली और हम। हरियाली है तो हम है, नहीं तो हरियाली नहीं है तो फिर सिर्फ गम ही गम है, जो कि वर्तमान स्थिति में हम लोग झेल रहे हैं। पानी की कमी, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघल रहा है, सही मौसम पे बारिश ठीक से सही मात्रा में नहीं हो रहा है, जिससे फसल नहीं हो पाता है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए, सब्जी, इमारती लकड़ी, इमारती में जो इमारत बनाने में, जो घर में जो घर कंस्ट्रक्शन में जो काम आता है, जैसे खिड़की बनाना हो, गेट बनाना हो, इस तरह का, है ना, उसको बोलते हैं। जैसे आम हो गया, सागवान हो गया, जामुन, इसका काम क्या होता है, घरों का कुछ या फर्नीचर बनाने में काम आता है। साग सब्जी के लिए गोभी है, पालक है, बैंगन है। अनाज और दाल के लिए चना है, अरहर है, मूंग है। तेल के लिए सूरजमुखी है और सरसों है। औषधि के लिए तिल का भी तेल होता है ना। औषधि के रूप में तुलसी है, पीपल है, बहुत सारी चीज़ है ना औषधि के लिए। अड़हुल है प्रभावित काम आ जाता है। और फल के लिए आम है, सेब है, पपीता है, अमरूद है ना, लीची है, बहुत सारा है। और फूल के लिए गेंदा, गुलाब और चमेली। चलिए, इसमें आगे देखते जो इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, इसमें दिया हुआ था, देखिए, चिपको आंदोलन के बारे में वैसे यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ था, है ना, लेकिन उसी के संबंधित कुछ मेंशन किया हुआ था। जैसे कि बोल रहा था, राजस्थान के खेजरी गांव में एक लड़की अमिता रहती थी। गाँव में उसे गांव में बहुत सारे खेजरी के बहुत सारे पेड़ थे, जिसकी छाया में अमिता अपने साथियों के साथ खेली थी। एक दिन क्या हुआ, बगल के जो राजा थे वो अपने पेड़ को कटवाने के लिए कुछ आदमी को भेजे, है ना। तो क्या हुआ, जो आदमी काट रहा था, लेकिन जो बच्ची थी अमृता, कहाँ कि हाँ अमृता, उसका पेड़ के साथ बचपन से लगाव था। वो जीत पड़ गई, जो पेड़ हम काटने नहीं देंगे। तो क्या हो गया, पेड़ से चिपक गई और इतना तक चिपक गई कि जब पेड़ जो काटने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है पेड़ काटने वाला, उसे क्या, उसका पैर काट दिया गया, लेकिन फिर भी पेड़ को पकड़ना नहीं छोड़ी, है ना। इस बात को देख के पूरा गांव में क्या हुआ था, पूरा बात फैल गई और गांव के सभी लोग आ गए और अमिता के साथ हो गया। अब बात ऐसा हो गया कि ग्रामीण लोगों ने क्या किया, उसको पेड़ काटने से मना किया। तो राजा ने क्या किया, उसको सभी ग्रामीणों पर क्या बोलते हैं, अंधाधुंध वार करवा दिया, मतलब उसको घायल करवा दिए, जिसमें 300 से ज़्यादा ग्रामीण, 300 प्लस क्या हो ग्रामीण की मौत हो गई, है ना। और इस बात को देखकर जिस तरह कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को सदमा पहुंचा था, है ना, हिंसा से, उस तरह यहाँ के राजाओं का क्या 300 मृत्यु के बाद यहाँ पर उनको सदमा पहुंच गया। और उसके बाद क्या हुआ, उस गांव में प्रण लिए राजा, वहाँ के जो अब क्या हुआ, इस गांव में और आसपास के पेड़ से, आसपास जगहों से पेड़ की कटाई हम नहीं करवाएंगे।
है ना। सेम कहानी क्या हुआ था, वही बृहद लेवल पर चिपका आंदोलन हुआ था। चिपका आंदोलन क्या हुआ था, उत्तराखंड के जो उत्तराखंड के जो चमोली चमोली जिला है उत्तराखंड में, है ना। वहाँ क्या हुआ था, उत्तराखंड में चिपका आंदोलन चला था, जिसमें क्या हुआ था, मेन लीड में शुरुआत की थी गौरा देवी, है ना। गौरा देवी, हाँ यही गौरा देवी क्या की थी, पेड़ को बचाने के लिए, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी क्या होते हैं, एक वर्तमान को, है ना, वर्तमान जो अगले जो कुछ सदी में जो चीज़ होने वाले होते हैं उसको अभी भी इस समय भाप लेते हैं। तो उनमें से एक थी गौरा देवी, है ना। गौरा देवी एक ग्रामीण महिला थी शुरुआत में, है ना। पेड़ को बचाने के लिए जो भी लोग पेड़ काटने आए थे उनको चिपक कर और अपने साथी को, अपने गांव के लोगों को भी मोटिवेट कर सभी को अपने साथ में लेकर पेड़ से चिपक जाती थी, है ना। तो इसी के साथ देने के लिए क्या किए, सुनो, एक पर्यावरण क्या बोलते हैं उसको, पर्यावरणविद, है ना, जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। जो पहले से क्या थे, बहुत फेमस थे, और उनके इनमें शामिल हो जाने से क्या हुआ, आंदोलन और फेमस हो गया, और ये आंदोलन क्या हुआ, उन्हीं के नाम से ही जाने लगा। तो बहुत सारे एग्जाम पूछता भी है, चिपका आंदोलन की शुरुआत, चिपका आंदोलन से संबंधित कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो दो एक साथ आपको नहीं देगा, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी दो नाम एक साथ आपको नहीं देगा, है ना। ऐसा या डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। ऐसा पूछ सकता है, इनमें से कौन कौन सुंदर अति चिपका आंदोलन से संबंधित है, तो इनका सुंदरलाल बहुगुणा का नाम हो सकता है, गौरा देवी का नाम हो सकता है, या दूसरा महात्मा गांधी के नाम से हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। तो चिपका आंदोलन मेनली क्या हुआ था, 26 मार्च 1973 में हुआ था, है ना, आज़ादी के बाद। तो इसको 26 मार्च को क्या करा, चिपका आंदोलन के रूप में मनाया जा रहा है। और 26 मार्च 2023 इस वर्ष क्या हुआ, चिपका आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, है ना। जिस तरह पेड़ पौधे से प्रेम उत्तराखंड के चमोली के लोग दिखाए थे, उसी तरह क्या राजस्थान या कहीं के लोग, राजस्थान के आसपास के लोग, है ना। एक जनजाति है, जनजाति नहीं, एक समाज का नाम है विश्नोई समाज, जो कि जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। एक इसका इस तरह चर्चा में पिछले वर्ष चर्चा में इसलिए आते हैं क्योंकि उनमें से कोई एक मेंबर है ना, जो बिश्नोई समाज के थे, वो सलमान खान के बारे में कुछ टिप्पणी, कुछ बात बोल दिए थे, है ना। इसलिए क्या हो गए थे, चर्चा में आ गए थे, है ना। बिश्नोई समाज चर्चा में आ गया। चलिए, बहुत ही जानवरों से प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि यहाँ की महिला जो होती है अपना क्या करते हैं, जानवरों को अपना मिल्क फीड कराती है ना। इतना प्रेम होता है जानवरों से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हाँ, अब उसी चैप्टर में एक और पॉइंट था। ऑस्ट्रेलिया में एक रेगिस्तानी ओक है, ओक नाम का एक पेड़ होता है, नामक पेड़ होता है। एक पेड़ की ऊंचाई आपका कौमे से लगभग दीवार के लगभग होती है, और पत्तियाँ बहुत ही कम, पत्तियाँ बहुत, रेगिस्तान में है तो पत्ते कम हो गई तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि पत्ते क्या करते हैं, जो नमी को क्या करते हैं, इवेपोरेट कर इन्वायरमेंट में भेजते हैं, है ना। जिसके कारण क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट, जहाँ पे पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कूल होता है। लेकिन इन्वायरमेंट कूल होने के लिए पहले जो ये तो नॉर्मल जगह के लिए है, लेकिन रेगिस्तान में क्या होता है, पानी का मात्रा कम होता है, इन्वायरमेंट ज़्यादा गर्म होते हैं, तो क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में इवेपोरेशन पेड़ करते ही नहीं है, इसलिए उनके पास पत्ते कम होते हैं। उनका एडेप्टेशन ही इस तरह का है ना, लगभग बहुत कम होते हैं। ये पेड़ जितना दिखाई देते हैं उतना है 30 गुना इसके जड़ जमीन के गहराई तक जाते हैं। इसके पेड़ जब तक कि पानी तक नहीं पहुंचते तब तक बढ़ती जाती है। जैसे कि देखिए, ये ज़मीन हो गया, और पेड़ अगर इतना है तो इसका जड़ क्या होगा, 30 गुना होगा। ये भी कम पड़ रहा है, जहाँ तक पानी का लेवल ना मिल जाए, है ना, वहाँ तक पानी जैसे होकर पेड़ तने में जमा होती है, और जब तक कि इलाके में पानी नहीं होती है तो वहाँ के लोग तने में अंदर पाइप डालकर पानी पीते हैं।
इसका वीडियो आप ओक ट्री के बारे में आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगर चाहते तो डाल सकते हैं, लेकिन फिर वही स्ट्राइक का प्रॉब्लम, लीगल कुछ इशू आता है, तो बिना मतलब का पचा में क्यों फंसना। तो इसके लिए कोई सिर्फ फ़ोटो डाल दिए हैं। देखिए एक एग्जांपल दे दिए फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो नहीं डाल सकते थे। देखिए काटने पर क्या होता है, इसमें होल होता है पाइप की तरह। पाइप जब उसको काटने में क्या होता है, पानी बाहर निकला तो उसी को लोग कलेक्ट कर पानी पीते हैं। यही ओक ट्री है ना। बहुत ही पतला पत्ता होता है इसका, और किसी खास मौसम में इसका पत्ता ज़्यादा होगा, नहीं तो अधिकांश मौसम में इसका पत्ता कम ही होते हैं। चलिए, पीपल, नीम, बरगद पुराने पेड़ मौजूद आसानी से क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि इनकी जड़ें बहुत होती है मजबूत। ओक के बारे में समझ गया, ठीक है। अब बोल रहा है, अब आते हैं चैप्टर 8 में, ठीक है। चैप्टर 8 में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए कट किया हुआ है। हाँ, बोल रहा है भारत के अलग अलग राज्यों में किन किन अवसरों पर पतंग उड़ाई जाती है। तो बिहार में मकर संक्रांति के दिन पर लोग पतंग उड़ाते हैं। दिल्ली में क्या है, इस मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाते हैं। लेकिन दिल्ली टूरिज्म जो है, दिल्ली पर्यटन विभाग खास कर 15 अगस्त को क्या करती है, पतंग उड़ाने का आयोजन करती है। आज़ादी के हर्ष उल्लास के को महसूस करने के लिए। राजस्थान में मकर संक्रांति पर होता है, बिहार में होता है, दिल्ली में होता है, इंडिया में लगभग अधिकांश जगह पर होता है। और दिल्ली में स्पेशली 15 अगस्त में इसलिए किया जाता है, अभी तो बताया है, दिल्ली टूरिज्म के द्वारा। अब रक्षाबंधन है, सावन की पूर्णिमा को बनाया जाता है, इसे खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे आते हैं, देखिए बोल रहा है शादी के समय मेघना और उसके दूल्हे की उम्र कितनी होगी। तो मेघना की उम्र इंडिया में कितना है, 18 है, और लड़कों का 21 है। मिनिमम एज होना चाहिए शादी करने के लिए। और रिलेशन था, आप लोग चैप्टर 3 क्लास 3 में पढ़ाए थे ब्लड रिलेशन के बारे में, जो कि क्या बोलते हैं, रीजनिंग में काम आएगा। एक छठ पर्व बिहार का महान पर्व है ना। चलिए अब आते हैं नक्शा। आप बनाए नक्शा, देखिए देखो, देखिए नक्शा मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्केल वाला, है ना, एक होते हैं स्केच वाला, ठीक ना। स्केल में क्या होता है, अगर इतना दूरी खींच 1 सेंटीमीटर है तो इसका रियल में कितना होगा, 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कितना होगा। लेकिन अगर स्केच पर हम सीधा इतना खींच रहे हैं तो इसका जो पेपर पर जो दूरी होगा ना, इसका वास्तविक दूरी से इसका कोई मतलब नहीं होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ का बीच की दूरी कितना है, 20 किलोमीटर मान लीजिए। और 20 किलोमीटर अगर स्केल में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। अगर इसके मैप पर 1 सेंटीमीटर मापते हैं तो स्कूल से यहाँ का दूरी माप करता है, और वही सेम दूरी धरातल पर क्या है, 20 किलोमीटर है। लेकिन जब स्केच पर किया जाएगा तो स्केच का जो मेन क्या होता है, स्केल पर नहीं होता है ना। स्कूल यहाँ है, हम उसको बगल में, तुरंत बगल में मैप पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, दूरी पर कर सकते हैं। इसको स्केल पर, इसका वास्तविक जो पेपर पर जो दूरी होता है, जो सिंबल के बीच में, वो वास्तविक ज़मीन पे उसको दूरी से कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए मैप समझने के लिए क्या होता है, किसी को मैप को एडिट करना है, उसमें उसका कुछ एलिमेंट होता है समझने के लिए। जैसे कि टाइटल हो गया, मैप किस प्रकार का है। जैसे मैप 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मैप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है फिजिकल मैप, है ना, एक होता है थीमेटिक मैप, है ना। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, सिर्फ बाउंड्री दिया जाता है, कौन सा कंट्री का, कौन सा स्टेट का कहाँ तक बाउंड्री है ना, उसमें होता है। और फिजिकल मैप में क्या होता है, उसका जो ज़मीन का बनावट होता है, पहाड़ का, नदी का, समतल का, पठार का, उसकी कितना एरिया में जगह छिक रहा है, इस पर दिखाई पड़ता है।
है ना। इसमें किसी भी क्षेत्र, किसी भी राजनीतिक या किसी देश का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है ना। जैसे कि बोला जाएगा पेनिनसुला, है ना, इंडियन पेनिनसुला का क्षेत्र कहाँ कहाँ से है, तो पूरा जो गुजरात से थी, क्या बोलते हैं, गुजरात लेकर पूरा बांग्लादेश और अरुणाचल प्रदेश, क्या बोलते हैं, म्यांमार तक रहेगा, है ना। इंडियन क्या बोलते हैं ओशन किस तरफ है, तो इसको अगर हमको देखना होगा तो फिजिकल मैप में जाएंगे हम, है ना। पठार देखना होगा तो फिजिकल मैप में जाएंगे। अगर हमको वेस्ट माउंटेन देखना होगा तो हम फिजिकल मैप का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर देखेंगे बिहार का बाउंड्री कहाँ तक है, बिहार की सीमा कहाँ तक है, तो पोलिटिकल मैप चाइना की बाउंड्री में इंडिया और पाकिस्तान में भी को डिवाइड कौन करता है, तो पोलिटिकल एक बाउंड्री होगा जो पोलिटिकल मैप डिसाइड करता है। और थीमेटिक मैप को, और तीसरा है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है, एक किसी वस्तु किसी विशेष क्या बोलते हैं उसको, विषय वस्तु पर बना होता है। जैसे कि अभी बरसात चल रही है, अभी बारिश के बारे में होगा, तो बारिश के क्षेत्र में बारिश का कितना हो रहा है, वो क्या बताएगा, थीमेटिक मैप बताएगा। किस समय में कितना धूप होता है, ये थीमेटिक मैप बताएगा, है ना। बारिश कहाँ का हो रही है, बादल कहाँ का लग रही है, कौन से मौसम में, कौन सी जगह पर का मौसम कैसा होता है, ये सब क्या बताएगा, थीमेटिक मैप बताएगा। ये हो गया मैप के बारे में। अब स्केच के बारे में बता ही दिए हैं। इसका स्केच जो दूरी बनाते हैं उसका वास्तविक दूरी से कोई मतलब होता है, लेकिन सिंबल यूज होता है। जैसे घर हो गया, डाकघर हो गया, पहाड़ हो गया, प्रसाद महल हो गया। जैसे कि बिहार गवर्नमेंट क्या हुआ था अभी तुरंत जनवरी में और अप्रैल में हम लोगों से जाति गणना करवाई थी, है ना। पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन जाति गणना में क्या करना था, हम लोग को स्केच बना के देना था, है ना। जहाँ जहाँ हम लोग किए हैं उसको स्केच बना के देना था। लेकिन उसी में क्या एक रास्ता खींचे थे, जो पक्का का मकान का अलग कोड था, स्क्वायर था, है ना। जो फूस का है उसके लिए उसका त्रिभुज आकार का था, सिंबल था बस। और जो नल कल है उसके लिए ऐसा था सिंबल। जो इंडा है उसके लिए ऐसा था। इसी तरह का सिंबल यूज होता है। मैप को समझने के लिए मेन का टाइटल है, दूसरा स्केल है, हम दूरी बता दिए हैं, दूरी सही दूरी होना चाहिए। और पहला टाइटल, दूसरा डायरेक्शन है। डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन में आपको नॉर्थ क्या होता है, हमेशा मैप में ऊपर होता है ना। ये पूरा वर्ल्ड वाइड इसको डिसाइड किया गया है। मैप क्या होगा, मैप में नॉर्थ क्या होगा, हमेशा ऊपर होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, है ना। तो डायरेक्शन में गलती नहीं होना चाहिए। गलती अगर हो गया तो फिर दूसरे आदमी को समझने में दिक्कत हो जाएगा। तीसरा है स्केल, जो दूरी होना चाहिए, जितना दूरी और जो वास्तविक दूरी है मैप में, वो उसका जो रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए, है ना। चौथा है कलर, जैसे कि वाटर के लिए ब्लू कलर है ना, ट्री के लिए ग्रीन कलर है ना। सब के लिए अपना अपना अलग, यहाँ देखिए आप, ग्रीन कलर है, देखिए। अब एक चीज़ लॉजिकली जो है प्रूफ किया गया हुआ है। और यूनिवर्स क्या बोलते हैं, स्काई से क्या बोलते हैं, ह्यूमन का डेंसिटी दिखाना हो, कौन से क्षेत्र में कहाँ पर डेंसिटी है, तो इसके लिए क्या कौन सा कलर यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है। ग्रीन कलर मतलब जहाँ हरा भरा ज़मीन का क्षेत्र है वहाँ क्या होंगे, मून्स होंगे, है ना, वाटर बॉडी पर नहीं होंगे, समझे। जैसे कि अर्थ हो गया, हम ऊपर से स्काई से ऊपर मतलब कि क्या बोलते हैं, आसमान से देखेंगे क्या ऐसे दिखाई पड़ेगा, धूल से दिखाई पड़ेगा, एक तो पानी दिखाई पड़ेगा, या ज़मीन दिखाई पड़ेगा। तो ज़मीन भर क्या होता है, हरा होता है ना। तो मनुष्य कहाँ रहेंगे, हरे वाले भाग में रहेंगे। तो इसीलिए लॉजिकली प्रूव किया गया, बताया गया है कि मनुष्य का जो कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मंदिर के लिए, पेड़ के लिए, पुल के लिए है। और साइन और लैंग्वेज, सिम्बल्स, साइन हो गया, सिंबल हो गया। जैसे अगर रास्ता बाएं घूमना हो तो ऐसे होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस पहाड़ देखिए, सिंबल है, पेड़ है, सूरज है, घर है, अस्पताल है, स्कूल है। डायरेक्शन देखिए, यहाँ भी ऊपर, ये बुक का है, मेरा नहीं है, ये बुक बनाया हुआ। ऊपर में क्या उत्तर दिशा है, यहाँ भी बुक का पॉलिश है। चलिए, शाला है मतलब कोई भी घर है, पेड़ है, सबका अपना अपना है। मैं बेस के सब बता ही चुका हूँ। अब आता है अपना अपना घर।
अपना प्यारा घर। जितने पंछी है, जैसे मनुष्य तो बनाते ही हैं, और पंछी क्या है, अपना घर खुद सेल्फ बनाते हैं अधिकांश। जैसे कि कौवा क्या करती है, कहूँ भी कुछ तिनका को लेकर जमा कर कर बनाती है। और जो तोते होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। गुरैया जो है बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट अपना घोंसला बनाती है, ताकि उसका बेबी उसमें आराम से रह सके। और गौरैया अपना घर घोंसला बनाने के लिए मनुष्य के आसपास या सामाजिक वातावरण में अपना घर बनाती है। जैसे कि जहाँ मनुष्य होते हैं, है ना, सुनसान इलाका पर अपना घर घोंसला नहीं बनाते हैं। कबूतर क्या करते हैं, इसका कोई ठीक नहीं है। किसी घर में भी जो घर बहुत दिन से साफ नहीं है, उस घर में बना लेंगे या कहीं भी बना लेंगे, कोई ठीक नहीं है। तोता क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ में जो फटा होता है ना, या कठफोड़वा जो बिल किया होता है, उसमें अपना घोंसला बना लेते हैं। बया पक्षी, ये देखिए बया पक्षी का घोंसला है। बहुत ही बया पक्षी के बारे में जो शायद बताया जाता है, ये बहुत सारा पक्षी घोंसला बनाती है। उसमें से फीमेल कोई एक पक्षी घोंसला चूज करती है, इसमें वो अंडा ले करती है, मतलब देती है ना। और दर्जनी क्या करती है, पत्ता को सीकर अपना घोंसला बनाती है। और कौवा जो क्या करता है, कटीला को उसका कठोर उसका घोंसला होता है, लेकिन पेड़ का सबसे ऊपरी भाग में अपना घोंसला बनाता है। ये पेड़ हो गया ना, सबसे ऊपरी भाग में क्या करे कौवा, अपना घोंसला बनाएगा। चलिए, कौवा पेड़ का ऊपरी भाग, कबूतर कहीं भी, तोता पेड़ के दर्रा में, दर्जनी सी पेड़ के पत्तों पर, उल्लू पेड़ के दर्रा और छेद में, गौरैया घर या झोपड़ियों में, कठफोड़वा पेड़ के तना में फोड़ कर, नीलकंठ पेड़ पर, बया पत्तियों से सटाकर घोंसला बनाती है। और तीसरा है खेत से घर तक। देखते क्या है इम्पोर्टेंट है, देखिए। हाँ, फसल जो होते हैं मेनली दो प्रकार होते हैं, खरीफ होते हैं या रबी होते हैं। गर्मी में जो खरीफ फसल होते हैं, क्या गर्मी में होते हैं, है ना। गर्मी में बोने वाले फसल कितने होते, क्या होते हैं, खासकर धान है, तिल है, बाजरा है, धान हो गया, बाजरा हो गया, है ना। और रबी का हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया। चलिए, जो फसल गर्मी में उपजाया जाता है उसको बोलते हैं खरीफ। जो ठंडी में जो फसल उगाया जाता है उसको बोलते हैं रबी बोलते हैं, है ना। गर्मी में बोया जाने वाला अनाज, तो जिसे ऐसा अनाज जो बोया जाता है लेकिन गर्मी में, वो है धान है, तिल है, बाजरा है, ज्वार है, भिंडी है, जो जाड़े में या ठंडी में बोया जाता है, जो ठंडी में उपजाए जाते हैं, है ना। उसको बोलते गेहूँ, चना, जौ, मसूर, मटर। बीज से तैयार होने वाले, ऐसा क्या होता है, पहले अनाज को पहले खेत में सीखते हैं, बीज से किसने बाद क्या होता है, उसमें से कोई पौधा निकलता है, उस पौधा को उखाड़ कर फिर क्या करते हैं, नए क्षेत्र में एक सही दूरी पर उसको रोपते हैं, उसको बोलते हैं बीज से तैयार होने वाले फसल। धान हो गया, प्याज हो गया, मिर्चा हो गया। और पीछे से तैयार होने वाले फसल बीज से डायरेक्ट एक करके खेत तैयार कीजिए, बीज छिड़ दीजिए, वो गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, सरसों हो गया, है ना। धान की खेती कैसे होती है, क्रम बताइए। तो धान की खेती में जिनका मेन क्रम क्या होता है, पहले खेत की तैयारी करते हैं, जुताई करते हैं, फिर बिछा तैयार करते हैं, है ना। फिर बिछा तैयार करके उसको खेत को बढ़िया तैयार करके उसको रोपनी करते हैं, रोपनी करके पानी पटाते हैं, उसको खड़ निकालते हैं, फिर निराई करते हैं, खड़ निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, जब पक जाता है फसल तो उसे कटनी करते हैं फिर उसके बाद मैजनिंग करते हैं, मजते हैं उसको, है ना। या हम लोग लोकल भाषा में बिहार में उसको पीटते भी है ना। पटरी पर या किसी बेंच पर रखकर उसको जो पीटते हैं ताकि सभी धान अलग हो जाए। उसके बाद हवा से उसाते हैं, जितने भी खर पतवार होते हैं अनाज से बाहर आते हैं, और भारी पतवार जो होते हैं अनाज, देखिए इसमें से क्या होता है, अनाज गिरता है यहाँ से, है ना। यहाँ से तेज़ हवा चलती है, जब अनाज और खड़ जब एक साथ निकलता है ना, तो खड़ क्या होता है, हवा का कारण दूर चला जाती है, और अनाज नीचे में एक टोकरी में या कहीं पर जमा हो जाता है ना। ये उसनी
धान की बुनाई, तो धान जब बहुत सारा आ गया तो उसको इसी पर सोख हो गया, उसमें कंकड़ हो सकते हैं, उसमें जो कुछ धान अच्छे जो खराब भी होंगे उनको बुन लिया जाता है, सब सही को अलग कर कर पैक कर कर उपयोग के लिए बना लिया जाता है। यही इसका प्रोसेस है। खेत से घर तक, ये क्या था फिर? 2 बार हो गया लगता है। चलिए 2 बार फोटो खिंचा गया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहे और आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, है ना, ताकि लाइव क्लास आ सकूं, है ना। और अच्छा लगता है क्लास लेना, अगर सब्सक्राइबर अगर बढ़ता रहे। धन्यवाद।